चैप्टर 5 क्लास 9th चैप्टर 5 हिस्ट्री आधुनिक विश्व में चरवाहे पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में भारत और अफ्रीका में हम पशुपालन जो है उसका महत्व पढ़ेंगे। घुमंतु जो चरवाहे रहे उनका जीवन, उनकी आजीविका किस तरह की थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जब आया तब उस पर चरवाहों पर कैसा प्रभाव पड़ा और आधुनिक समय में जो चरवाहा जो समुदाय हैं उनकी क्या चुनौतियां हैं, क्या उनके समाधान हो सकते हैं, पूरा इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पे ये एक सब पहले यहाँ पे ये एक चित्र दे रखा है स्टार्टिंग में। तो यहाँ बता रखा है पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चढ़ती भेड़ें। देखिए जो बुग्याल है वो हिमालय के 12,000 फीट से जो अधिक ऊंचाई के जो ऊंचे पर्वत होते हैं उस पर स्थित प्राकृतिक घास के मैदान होते हैं। सर्दियों में तो ये जो है बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद में जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर घास, जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ उगती हैं। तो मानसून में ये हरे भरे और रंग बिरंगी जंगली फूलों से भर जाते हैं। तो ये स्थान भेड़ बकरियों के चढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। चारागाह होते हैं बेसिकली ये। तो बुग्याल यानी पहाड़ी जो स्थान है, ऊंचाई पर स्थित जो प्राकृतिक जो घास के मैदान हैं जो सर्दियों में बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, लेकिन गर्मियों में वो हरे भरे घास के मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे बाद में है घुमंतु चरवाहे क्या होते हैं। देखिए नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। देखिए ये जो लोग होते हैं ये स्थायी रूप से एक स्थान पे नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें घुमंतु नोमैड्स कहा जाता है। ये अपने जो पशु हैं, फिर चाहे वो भेड़ बकरी है, ऊंट, गाय, बैल आदि के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते हैं। इनकी आजीविका जो होती है मुख्यतः पशुपालन पे आधारित होती है और मौसम और चारे की उपलब्धता के अनुसार अकॉर्डिंग ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। फिर जो भारत में जो चरवाहा जो समुदाय है, तो भारत के अनेक राज्यों में आज भी जो हैं घुमंतु चरवाहे पाए जाते हैं। पर्वतीय, रेतीली और घास के मैदान वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। पशुओं से इन्हें दूध, मांस, ऊन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनका ये व्यापार भी करते हैं आपस में कुछ, उससे ये अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इतिहास और जो अर्थशास्त्र है उनकी पुस्तकों में मुख्य रूप से कृषि, उद्योग और कारीगरों का ही वर्णन मिलता है। चरवाहों के जीवन और योगदान को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है, जबकि पशुपालन जो है वो समाज और अर्थव्यवस्था का हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसी बात को ध्यान में रख के पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसी क्रम में देखिए फर्स्ट टॉपिक है घुमंतु चरवाहे और इनकी आवाजाही। तो देखिए जो पहाड़ों में ये गुजर बकरवाल समुदाय के बारे में बता रखा है। जम्मू और कश्मीर में होता है गुजर बकरवाल जो है भेड़ और बकरियां पालने वाले घुमंतु चरवाहे होते हैं। 19वीं शताब्दी में अच्छे चरागाहों की खोज में ये जम्मू कश्मीर आए, ऐसा माना जाता है। और ये हर वर्ष गर्मी और सर्दी के अकॉर्डिंग अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। इसी मौसमी जो ये आवागमन है उसे मौसमी प्रवास, सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है। जो सर्दियों में क्या होते हैं, ये जो इनका स्थान होता है वो ऊंचे पर्वत से ढक जाता है, तो ये इसलिए ये शिवालिक पहाड़ियों के निचले भागों में आ जाते हैं। यहाँ की जो झाड़ीदार जो वनस्पति है वो इनके पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाती है। फिर जो गर्मियों के अंत में जब अप्रैल का अंत आता है तो ये अपने पशुओं के साथ वापस उत्तर दिशा की ओर निकलते हैं, यानी ऊपर की ओर जाते हैं। कई परिवार मिलकर यात्रा करते हैं जिसे काफिला कहा जाता है। फिर ये पीर पंजाल के दर्रे पार करके कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। गर्मियों में बर्फ़ पिघलने पे पहाड़ों पे जो हरी भरी घास उगाती है जो पशुओं के लिए पौष्टिक चारा होती है। फिर सितंबर के अंत में जब वापस सर्दी बढ़ने लगती है और ऊपर वाला स्थान जब बर्फ़ से ढक गया तो वापस ये शिवालिक की ओर यानी नीचे की ओर लौट आते हैं। गुजर बकरवाल समुदाय के बारे में हमने पढ़ा कि जब पहाड़ों में सर्दियाँ हो जाती तब ये नीचे की तरफ शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जब सितंबर के बाद में जब ठंड बढ़ने लगती है तब ये वापस ऊपर की ओर चले जाते हैं, पीर पंजाल के दर्रे भी पार कर जाते हैं। ये इनके बारे में बता रखा है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट बता रखा है गड्डी चरवाहे, गड्डी शेपर्ड्स, हिमाचल प्रदेश का है ये। गुजर बकरवाल जो है बेसिकली जम्मू और कश्मीर का है। यहाँ भारत में जो चरवाहा समुदाय आएगा उनके बारे में बता रखा है। तो उसी में देखिए सेकंड है गड्डी चरवाहे। तो ये जो गड्डी समुदाय है मुख्यतः भेड़ और बकरियाँ पालते हैं। इनका भी जो जीवन है मौसमी प्रवास पे आधारित है। मौसमी प्रवास का मतलब है कि मौसम के अकॉर्डिंग सर्दियों में तो ये नीचे की ओर उतर आते हैं और गर्मियों में ये वापस जब ऊंचे वो बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ पर हरी भरी वनस्पतियाँ आ जाती हैं तो ये वापस वहाँ ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो मौसमी
प्रवास पर ये अपना आवागमन इनका बेस्ड होता है। सर्दियों में ये भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में रहते हैं और गर्मियों में यानी अप्रैल में ये लाहौल और स्पीति की ओर जाते हैं। बर्फ़ पिघलने के बाद ऊंचे घास के मैदानों में ये, जिन्हें धार कहा जाता है, धारों में ये पशु चराते हैं। वापस लौटते समय फिर ये जब सितंबर के बाद में ठंड पड़ने लग जाती है तो ये लाहौल और स्पीति के गाँव में रुकते हैं। वहाँ गर्मी की फसल काटते हैं और सर्दी की फसल बोते हैं, फिर शिवालिक लौट आते हैं। ये इनका आने जाने का यहाँ पे बता रखा है। फिर इधर ये नीचे यहाँ एक झोपड़ी सी दे रखी है, ये गुज्जर पशुपालक के बारे में बता रखा है। गढ़वाल और कुमाऊँ हैं, ये मुख्य रूप से देखिए गाय और भैंस पालते हैं। सर्दियों में जो है भाबर क्षेत्र के सूखे जंगलों में रहते हैं और गर्मियों में बुग्याल यानी ऊंचे घास के मैदानों में चले जाते हैं। इनमें से कई परिवार 19वीं शताब्दी में जम्मू से उत्तराखंड आए थे और यहाँ पे ये जो झोंपड़ी बता रखी है ये मंडप है। देखिए मंडप जो होती है वो पहाड़ों में रिंगाल यानी पहाड़ी जो बांस होता है और घास से बनी एक झोंपड़ी होती है, उसे मंडप कहते हैं ये लोग। और ये लगभग 10,000 से 11,000 फीट की जो ऊंचाई है उस पर बनाई जाती है। गुजर परिवार रहते हैं, काम भी करते हैं। यहाँ दूध से घी बनाया जाता है। पहले घी बेचने नीचे ले जाया जाता था, आजकल दूध सीधे बस और ट्रकों द्वारा बाजार भेजा जाता है। और जो 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पे मंडप बनाए जाते हैं, इससे अधिक ऊंचे पे भैंस जो ये पालते हैं तो भैंसें इससे अधिक ऊंचाई पे नहीं जा सकती हैं, ये यहाँ पे बता रखा है। ये इधर साइड में जो जीसी बर्न्स हैं उन्होंने ये कांगड़ा के गुजरों का वर्णन कर रखा है कि ये भाई यही मुख्य रूप से गाय और भैंस पालते हैं। सर्दियों में जैसे मैंने बताया भाबर क्षेत्र के सूखे जंगलों में रहते हैं और गर्मियों में जो बुग्याल जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऊंचे जो पहाड़ी स्थान है वहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है। और हिमालय के देखिए ये जो अन्य घुमंतु चरवाहे हैं, हिमालय में आपने हिमाचल प्रदेश के पढ़े, आपने जम्मू कश्मीर के पढ़े, अन्य जो घुमंतु चरवाहे हैं उनमें देखिए जो है भोटिया है और ये शेरपा है और किन्नौरी जो समुदाय हैं ये अन्य घुमंतु चरवाहे हैं। तो इनकी जो विशेषताएं हैं कि मौसम के अनुसार चारागाह बदलते हैं, जहां घास समाप्त हो जाती है वहां से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इनसे जो चारागाह हैं उन्हें दोबारा उगने का समय मिलता है। अति चराई ओवर ग्रेजिंग नहीं होती है। और यहाँ पे ये देखिए गद्दी चरवाहों द्वारा ऊन काटा जा रहा है। तो सितंबर में पहाड़ों से लौटते समय गद्दी चरवाहे भेड़ों की ऊन काटते हैं, जब सर्दियों में काटते हैं, जब सर्दियों में ऊपर बर्फ़ जम जाती है और ये नीचे की तरफ आते हैं तभी ऊन काटते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहलाया और साफ़ किया जाता है, फिर ऊन बाज़ार में बेच के आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये साइड में कुछ बता रखा है कि जो भाबर है वो गढ़वाल और कुमाऊँ के इलाकों में पहाड़ियों के निचले स्थान के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का जो इलाका होता है उसे भाबर कहा जाता है। तो जो सर्दियों में जो गढ़वाल और कुमाऊँ के जो ये गुज्जर पशुपालक हैं वो भाबर में रहते हैं यानी सूखे इलाके में, क्योंकि ऊपर देखिए वो बर्फीला इलाका है तो वहाँ गर्मियों में भाबर वाले इलाकों में रहते हैं। और बुग्याल मैंने बताया जैसे ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास का मैदान होता है उसे कहा जाता है। ये यहाँ पे बता रखा है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। आपने ऊपर वाले टॉपिक में हमने देखा भारत के वो चरवाहे समुदाय, चाहे फिर वो गड्डी समुदाय है, गुज्जर पशुपालक हैं या बकरवाल हैं, वो हमने ये पहाड़ी क्षेत्रों के आधार जो उस पर थे वहाँ रहते थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन जो चरवाहा समुदाय है वो सिर्फ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ही नहीं रहता है, पठार में भी रहते हैं, मैदानी इलाकों में भी रहते हैं, रेगिस्तानों में भी रहते हैं। कौन कौन से हैं उनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जो पठार, मैदान और रेगिस्तानी के चरवाहे, तो देखिए जो बता रखा है भारत के जो सभी चरवाहे हैं केवल पहाड़ों में ही नहीं रहते हैं। अनेक घुमंतु जो पशुपालक हैं वो पठारों, मैदानों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग मौसम, पानी और चारागाह की उपलब्धता के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलते रहते हैं। इसी क्रम में यहाँ एक समुदाय के बारे में बताया गया, ढंगर समुदाय के बारे में बता रखा है। महाराष्ट्र का ये एक प्रमुख जाना पहचाना चरवाहा समुदाय है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी संख्या लगभग 4,67,000 थी। तो अधिकांश जो धंगर हैं वो भेड़े पालते थे। कुछ लोग कंबल बुनने का कार्य भी करते थे और कुछ भैंस पालन भी
करते थे। तो मानसून के समय देखिए जो ढंगर समुदाय है, ये महाराष्ट्र का जो मध्य पठार वाला इलाका है वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ कम वर्षा, खराब मिट्टी और कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। केवल बाजरा जैसी फसल ही जो सूखा बर्दाश्त कर सके ऐसी फसल उगाई जाती थी। तो बारिश में यह क्षेत्र पशुओं के लिए अच्छा चारागाह बन जाता था। फिर अक्टूबर के बाद में जब बाजरे की कटाई हो जाती थी तो धनगर ये कोंकण की ओर चले ये धनगर जो समुदाय है ये कोंकण की ओर चला जाता था। कोंकण वाला इलाका है जो महाराष्ट्र और गोवा वाला जो इलाका है उसको, तो 1 महीने की यात्रा के बाद में वो वहाँ पर पहुँचते थे। तो कोंकण क्षेत्र है वो देखिए अधिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी वाला कृषि क्षेत्र होता है। तो खरीफी फसल कटने के बाद में खेतों में भेड़ों को चराया जाता था। तो जो भेड़ों का जो गोबर है वो खेतों के लिए प्राकृतिक खाद बनता था, और बदले में जो किसान है वो धंगरों को चावल देते थे, और इसके बदले में जो धंगर समुदायों के जो पशु जो हैं वो वहाँ से वो जो चारा है वो खा लेते थे, और वो खाद देते थे, प्राकृतिक खाद जो मिल जाती थी खेतों को। मानसून आने पर जब धंगर है वो पुनः महाराष्ट्र के वो जो पठारी वाला जो क्षेत्र वाला जो शुष्क इलाका जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर बाजरे जैसी फसल ही उगती थी, वो मानसून के टाइम पे वो वापस वहाँ चले जाते थे, क्योंकि जो भेड़ें हैं वो अधिक नमी वाली वो जो हालत है, मानसूनी जो वो परिस्थिति है उसको बर्दाश्त कर नहीं पाती हैं। फिर यहाँ पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखिए सूखे जो पठार हैं वो घास और पत्थरों से अटे पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ समुदाय हैं, जैसे गोल्ला समुदाय है, ये मुख्य रूप से जो है गाय और बैल पालते हैं। फिर कुरुमा समुदाय है, ये भेड़ बकरी पालते हैं और कंबल बुनने वाला समुदाय है। कुरुबा समुदाय है, ये भी भेड़ बकरी पालता है, उनसे कंबल बुनकर बेचते थे, जंगलों के पास रहते थे, थोड़ी बहुत खेती भी करते थे और छोटे मोटे व्यापार भी करते थे। तो अब ये जो हमने पठार वाले आपने पढ़े, डंगर समुदाय पढ़ा आपने, गोला, कुरुमा, कुरुबा, ये जो बेसिकली महाराष्ट्र के बाद में जो दक्षिणी भारत की तरफ जो रहते हैं इन चरवाहा समुदायों के बारे में पढ़ा। ये पहाड़ी जो चरवाहे हैं उनसे किस बात में अलग हैं कि देखिए इनके प्रवास का कारण बर्फ़ नहीं था, इनका प्रवास का कारण मानसून था, क्योंकि ये खुद जो शुष्क इलाकों में रहते थे। तो फिर ये मतलब वहाँ जब इधर आ जाते थे, चारागाह वाले स्थान पे आ जाते थे, और मानसून के टाइम पे ये वापस अपने जो ओरिजिनल जहाँ पर ये रहते होंगे वहाँ चले जाते थे। सूखे मौसम में समुद्र तटीय क्षेत्रों की ओर जाते थे, वर्षा शुरू होने पर ये वापस सूखे पठार क्षेत्र में आ जाते थे। केवल भैंसें ही बरसात में दलदली क्षेत्रों में रह सकती थी, बाकी जो ये भेड़ें रखते थे वो मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। यहाँ पर ये सब बता रखा है। फिर यहाँ पे जो चरवाहे हैं उनमें एक जो जाना पहचाना जो समुदाय है, बहुत फेमस है, बंजारा समुदाय है। ये भारत के प्रसिद्ध घुमंतु पशुपालक और व्यापारी हैं एक्चुअली बंजारा, इसलिए काफ़ी फेमस है। ये उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। अच्छे चारागाह की खोज में काफ़ी लंबी यात्राएं करते हैं। गाँव में बैल और अन्य सामान बेचते हैं, बदले में किसानों से अनाज और पशुओं का चारा ये लेते थे। फिर यहाँ पर आपने एक ये चित्र देखा रखा होगा, ये पश्चिमी राजस्थान के थार क्षेत्र में रायका समुदाय के बारे में बता रखा है। तो ये जो देखिए जो रायका समुदाय है ये राजस्थान का प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय है। मुख्यतः जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में रहते हैं। तो ये जो क्षेत्र, इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला जो राजस्थान का जो इलाका है ये बहुत कम और अनिश्चित वर्षा होती है, वर्षा शुष्क इलाका है एकदम, और खेती पर पूरी तरह निर्भर रहना यहाँ पर कठिन था। तो जो रायका जो लोग थे, रायका जो समुदाय है, चरवाहा समुदाय, वो खेती और पशुपालन दोनों किया करता था। तो ये मानसून में अपने गाँव में रहते थे, स्थानीय जो चारागाह थे उनमें वो पशु चराते थे। फिर अक्टूबर के बाद जब चारागाह सूख जाते थे तो वो पानी और घास की खोज में दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते थे, अगले मानसून में वापस लौट आते थे। तो रायकाओं के भी दो समूह हो गए। मरु रायका थे, ये ऊँट पालते थे, और ये देखिए यहाँ पे इस चित्र में बता रखा है साथ में, और ये उनकी बस्ती है जो डंडी कहलाती थी। दूसरा समूह जो था वो भेड़ और बकरियाँ पाला करता था। ये देखिए यहाँ पे लिखा, रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ जो है दूसरा समूह जो भेड़ और बकरियाँ पालता था। तो जो घुमंतु जो चरवाहे हैं ये हमने जो पढ़ा, ये इन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता था कि कहाँ पर पर्याप्त घास उपलब्ध है, कहाँ पर पानी मिलेगा, पशुओं को कितने दिन तक एक स्थान पर रखा जा सकता है, कब दूसरे स्थान पे जाना उचित होगा, और किसानों से अच्छे संबंध बनाए रखते थे, क्योंकि तभी किसान इन्हें अपने खेतों में प्रवेश लेने देते थे। कटाई के बाद में खेतों में अपने पशु किस प्रकार चराएंगे, पशुओं के गोबर से खेतों की उर्वरता बढ़ाना, खेती, व्यापार, पशुपालन, तीनों कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे बता रखा है।
फिर औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है चरवाहों के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आया वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पुष्कर के ऊँट मेले के एक यहाँ पे चित्र दे रखा है, छायाचित्र। तो यहाँ पर जो ये, और यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा स्थित ये देखिए ऊँट का मेला है। यहाँ पे जो रायका हैं, मारू रायका, जो ऊँट केवल ऊँट पालते हैं, वो उन्हें ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत हासिल है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। पूरा यहाँ पे यही बता रखा है। ये देखिए, ये एक कच्छ के रण में रहने वाले जो मालधारी चरवाहे भी होते हैं, ये भेड़े, मुख्यतः भेड़े पालते हैं। अब देखिए जो सेकंड टॉपिक है, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, कॉलोनियल रूल और पेस्टोरल लाइफ। देखिए इसमें जो अंग्रेज सरकार है उसने किस तरीके से इनके जीवन पे प्रभाव डाला। तो देखिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसका देखिए पहला उद्देश्य तो ये था कि वो अधिक से अधिक भूमि पर खेती करे और ताकि वो उसे अधिक लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व मिल सके। तो क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों के लिए उसे जो ये कमर्शियल फसलें थी, कपास है, गेहूँ है, जूट है, ये अधिक मात्रा में जो है ब्रिटिश सरकार जो थी वो उगाना चाहती थी। तो एक वेस्टलैंड नियम का यहाँ पे बता रखा है। वेस्ट लैंड यानी बेकार जो भूमि है वो। तो 19वीं जो शताब्दी आई उसके मध्य में ब्रिटिश सरकार ने वेस्टलैंड नियम लागू करे। यानी सरकार जो बिना खेती वाली जो भूमि थी, जो उसे बेकार भूमि, वेस्टलैंड, उसने घोषित कर दिया। इन भूमियों को चुनिंदा लोगों को खेती करने के लिए दिया गया, उन्हें कई सुविधाएं दी गई और नए गांव बसाने के लिए प्रोत्साहित करा गया। इससे क्या हुआ, चारागाहों पे क्या प्रभाव पड़ा। जिन भूमि को एक्चुअली सरकार बेकार मान रही थी, वे वास्तव में चारागाहों के ये जो चरवाहे थे इनके चारागाह थे। तो खेती का क्षेत्र जिस तरीके से बढ़ा तो चारागाह कम होते हुए चले गए। जो पशु हैं उनके लिए घास की कमी होने लगी। इसे जो है चारवाहों की जो है आजीविका प्रभावित हुई। सेकंड जो क्या प्रभाव पड़ा कि फॉरेस्ट एक्ट, वन कानून इन्होंने लागू करे। उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार का कि जो मूल्यवान लकड़ी है, देवदार, साल है, ऐसी उन जो लकड़ी वाले जो जंगलों की रक्षा करना और लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग करना, कि वो जहाज बनाते थे, वो वहाँ पे निर्यात करते थे इंग्लैंड में। तो उसके लिए उन्हें इमारती लकड़ी चाहिए होती थी। तो उसके लिए उन्होंने जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया, यानी वहाँ पे एंट्री पे उन्होंने वो प्रतिबंध लगा दिया। तो जंगल आरक्षित वन और संरक्षित वन यानी रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसमें उन्होंने वर्गीकृत कर दिया। तो जो आरक्षित वन थे उसमें तो चरवाहों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था, पशु चराने की अनुमति नहीं थी। और जो संरक्षित वन था उसमें सीमित अधिकार दिए गए, तो केवल अनुमति मिलने पर ही जो है पशु चराए जा सकते थे। फिर वन विभाग ने नियम बना दिए, जंगल में प्रवेश के लिए परमिट आवश्यक था, प्रवेश और बाहर निकलने की तिथि निश्चित होती थी, जंगल में रहने की अवधि आप कुछ समय तक ही रह सकते थे, समय से अधिक रुकने पर जुर्माना लगाया जाता था। इससे चरवाहों पे क्या प्रभाव पड़ा, चरवाहे अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग नहीं रुक पाते थे। पर्याप्त घास होने पर भी उन्हें वो जंगल छोड़ना पड़ता था, क्योंकि वो जो उनका जो टाइम लिमिट थी वो निश्चित हुआ करती थी। इससे उनकी जो पारंपरिक जो जीवन शैली है वो प्रभावित हुई। तीसरा, इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 लागू कर दिया। देखिए ब्रिटिश सरकार क्या सोच रखती थी कि जो अंग्रेज हैं वो घुमंतु लोगों पर विश्वास किया नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो लोग घूमते रहते हैं, लगातार घूमते हैं, अपराधी होते हैं, तो सरकार चाहती थी कि सभी लोग एक निश्चित गाँव में बस कर रहें, ताकि उनसे क्या होता है, उनको नियंत्रित करना आसान होता है, उनसे लगान वसूलना ज़्यादा आसान होता है। तो इन्होंने ये अधिनियम लागू कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। तो इसमें इन्होंने ये पारित किया। तो इससे जो कई जो चरवाहे हैं, व्यापारी हैं और जो कारीगर समुदाय हैं, उन्हें जन्मजात अपराधी यानी क्रिमिनल बाय बर्थ इन्होंने घोषित कर दिया। उन्हें केवल निर्धारित गाँवों में ही रहने की अनुमति दी गई और बिना परमिट कहीं आने जाने की अनुमति नहीं थी। जो गाँव की जो पुलिस थी वो लगातार उन्हें उन पर निगरानी रखती थी। तो इससे चरवाहों की जो स्वतंत्र आवाजाही समाप्त हो गई, उनके पारंपरिक व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ा और उन्हें समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। चौथा क्या हुआ, प्रभाव पड़ा चराई कर का, यानी सरकार अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उसने चराई कर ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया, भूमि पर लगा दिया, नहर के पानी पर, नमक पर, व्यापारिक वस्तुओं पर, पशुओं पर उसने टैक्स लगा दिया। तो इससे जो चरवाहे हैं प्रत्येक पशु पर उन्हें चराई कर देना पड़ता था और 19वीं शताब्दी के मध्य से अधिकांश क्षेत्रों में चराई कर लागू कर दिया। समय के साथ जो है कर की जो दरें हैं वो लगातार बढ़ाई गई। 1850 से 1880 के बीच में कर वसूली का अधिकार है वो ठेकेदारों को नीलामी द्वारा दिया जाता था। ठेकेदार अधिक से अधिक कर वसूलते थे ताकि वो लाभ कमा सकें। 1880 के बाद में क्या करा, सरकार ने स्वयं कर वसूली शुरू कर दी। प्रत्येक चरवाहे को ये पास देते थे। तो चारागाह में प्रवेश करते समय
पास दिखाना और कर देना अनिवार्य था। पास में पशुओं की संख्या और जमा किए गए कर का विवरण लिखा जाता था। तो ये पूरा टोटल हमने ये पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बेसिकली हुआ क्या, चारागाहों का क्षेत्र कम हो गया, खेती का विस्तार हुआ। तो खेती का जो जैसे जैसे विस्तार हुआ, जो ये चारागाह हैं वो कम हो गए, वनों में प्रवेश पे रोक लग गई, परमिट व्यवस्था लागू करी गई, आपको पास दिया जाने लगा, चरवाहों की जो स्वतंत्र आवाजाही है वो समाप्त हो गई। 1871 का जो आपराधिक जनजाति अधिनियम है उसने कई चरवाहा समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया, वेस्टलैंड नियम लागू कर दिया, चराई कर लागू कर दिया। तो इसे पर जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो संकट में पड़ गया। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन पे प्रभाव पड़ा। ये पूरा बेसिकली इसमें यही था। सेकंड है कि इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरीके से प्रभावित करा। देखिए, औपनिवेशिक शासन की जब नीतियाँ आई तो इससे जो पशुपालकों के जो चारागाह हैं वो लगातार कम हो गए, शॉर्टेज ऑफ पास्चर्स, चारागाह लगातार कम हो गए। खेती का जैसे जैसे विस्तार हुआ और जो जंगलों को जब इन्होंने आरक्षित घोषित कर दिया, तो इससे जो ये चरवाहे हैं ये अपने पशुओं को पहले की तरह खुले में चरा नहीं सकते थे। तो इससे बचे हुए चरागाहों पर अत्यधिक जो दबाव पड़ा, उनकी गुणवत्ता घटने लगी। पहले घुमंतु पशुपालक जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाते थे, जब जिससे घास को अपने अकॉर्डिंग जाते थे, जिससे जो घास है उसे फिर से उगने का समय मिल जाता था। लेकिन जब उनकी आवाजाही पे रोक लगा दी तो ये संभव नहीं रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो गई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अकाल और सूखे के समय बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु होने लगी। ये यहाँ पे मैप दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये बता रखे हैं। आप अगर ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इलाका देखते हैं, गुज्जर बकरवाल, गड्डी, भोटिया, गुज्जर ही ये इधर ये हिमाचल वाले की साइड में ये बता रखे हैं। आप इधर राजस्थान वाले इसमें आए, देखिए रायका, बंजारे और मरुस्थली क्षेत्र मलधारी जो कच्छ के रण में पाए जाते हैं ये बता रखे हैं। धंगर समुदाय जो हमने बताया कि ये महाराष्ट्र के मध्य पठार वाले इलाके में रहता है और कोंकण क्षेत्र में जाता है ये। और मानसून के टाइम पर चूँकि भेड़ें जो होती हैं वो गीली जो ये परिस्थिति है उसको बर्दाश्त नहीं करती, तो वापस अपने उसमें आ जाते हैं इलाके में। इधर देखिए कर्नाटक का ये कुरुबा, गोला ये चरवाहे समुदाय बता रखे हैं। आप इधर अगर पूर्वी उसमें जाएं तो इधर देखिए मोनप्पा ये चरवाहा समुदाय यहाँ पे बता रखा है। ये भारत के प्रमुख चरवाहे समुदाय बता रखे हैं। इसके लेकिन यही नहीं है, इसके अलावा अन्य कई चरवाहे समुदाय भी भारत में विद्यमान हैं। अब देखिए सेकंड टॉपिक है, चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे करा। तो देखिए जो पशुओं की संख्या घटा दी उन्होंने, जो चरागाहों की कमी के कारण जो कई पशुपालक थे उन्होंने अपने जो झुंड है वो छोटे कर दिए। पुराने मार्ग बंद होने पर उन्होंने नए क्षेत्रों में पशु चराना शुरू कर दिया। तो एग्जाम्पल दे रखा है, जो रायका समुदाय था, तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो रायका समुदाय क्या सिंध नहीं जा पाता था, पहले वो सिंध जाके अपने चराते थे। तो अब उन्होंने क्या करा, नया रूट अपनाया और अब वो हरियाणा जाकर फसल कटाई के बाद खेतों में पशु चराने लगे, यानी उन्होंने अपने मार्ग बदल दिए। कई जो लोग थे उन्होंने स्थायी जीवन अपनाया। कुछ संपन्न पशुपालकों ने ज़मीन खरीद कर खेती शुरू कर दी और घुमंतु जीवन छोड़ दिया, जबकि कुछ मजदूर बन गए जो गरीब जो चरवाहे थे। व्यापार की ओर रुख करा, कुछ लोगों ने पशुपालन के साथ व्यापार अपनाया। गरीब पशुपालक थे लेकिन उनकी कठिनाइयाँ बढ़ गई। कई लोगों ने महाजनों से कर्जा लिया, पशु खो दिए, खेतों या कस्बों में मजदूरी करने लगे। कुछ हैं जो नई परिस्थितियों के अनुसार बदलाव हुआ, उन्होंने अपने मार्ग बदले, पशुओं की संख्या कम करी और आय के अन्य साधन अपनाकर अपना जीवन जारी रखा। तो ये देखिए जो पशुपालन है, ये देखिए पर्यावरणविद के अनुसार जो शुष्क पर्वतीय क्षेत्रों में जो पशुपालन है वो सबसे उपयुक्त और टिकाऊ जीवन शैली है ये। और भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी नए कानून और बसावट की नीतियों के कारण पशुपालकों को अपने जीवन में बदलाव करने पड़े। हालांकि अब पर्यावरणविद मानते हैं कि ये जो शुष्क जो इलाके हैं या फिर ये जो अन्य इलाके हैं वहाँ पे जो ये पशुपालन और ये चरवाहा समुदाय जो घुमंतु जीवन है वही एक इन्हें सस्टेन रख सकता है, उन्हें जारी रख सकता है उनके जीवन को, इसलिए ये इनका होना भी महत्वपूर्ण है। हमने अभी तक भारत के चरवाही समुदायों के बारे में पढ़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उनको किन पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उन्होंने और कैसे उन्होंने उसका अपने स्तर पे समाधान ढूंढा। जैसे कुछ ने आय के अन्य साधन अपना लिए, कुछ ने व्यापार करने लग गए, कुछ स्थायी जीवन हो गया, कुछ लेकिन महाजनों के कर्जों में फंस गए। ये उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उनके चारागाह क्षेत्र कम हो गए, उनके द्वारा पशुओं की संख्या उन्हें कम करनी पड़ी। ये सब हमने पढ़ा। अब हम उससे अफ्रीका में जो चरवाहा जीवन है वो पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका वो पढ़ेंगे। तो देखिए जो विश्व में जो आधे से अधिक जो पशुपालक हैं, विश्व का जो
जो टोटल है उसका आधे से अधिक पशुपालक अफ्रीका में रहते हैं। लगभग 2.2 करोड़ जो लोग हैं वो पशुपालन पे निर्भर हैं। तो जो मुख्य पशुपालन समुदाय हैं अफ्रीका के, बेदुइन्स हैं, बर्बेस हैं, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना, ये प्रमुख अफ्रीका के चरवाही समुदाय हैं। ये जो समुदाय हैं ये मुख्यतः अर्धशुष्क घास के मैदानों और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहा करते हैं, जहाँ पर वर्षा आधारित खेती करना मुश्किल होता है। वहाँ पर फिर ये घुमंतू लोग रहा करते हैं। ये लोग जो हैं गाय, ऊँट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मांस, चमड़ा और ऊन बेच के अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इनका मुख्य व्यवसाय है। अन्य आय के स्रोत हैं भाई, देखिए कई लोग जो हैं वो व्यापार, परिवहन, खेती तथा अन्य छोटे मोटे काम भी करते हैं। तो औपनिवेशिक प्रभाव है। देखिए भारत की तरह जो अफ्रीका के जो पशुपालक हैं उनका जीवन भी औपनिवेशिक और स्वतंत्रता की बात की नीतियों से बहुत प्रभावित हुआ। तो मसाई समुदाय का यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है। देखिए जो मसाई है वो जो मुख्यतः दक्षिणी केन्या और उदी, आप अगर ये मैप देख पा रहे हैं तो इसमें जो ये बीच में स्क्वायर बना हुआ है, ये देखिए इसमें मुख्यतः जो दक्षिणी केन्या और जो उत्तरी तंजानिया है वहाँ पे ये रहते हैं मतलब स्क्वायर के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो दक्षिणी केन्या का है और नीचे की तरफ तंजानिया है। बीच में देखिए विक्टोरिया झील भी बता रखी है। तो यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें 3 लाख मसाई जो हैं वो केन्या में रहते हैं और 1.5 लाख तंजानिया में निवास करते हैं। तो जो नई जो कानून और नियमों के कारण जो मसाई समुदाय उनकी भूमि छीन ली गई, उनके आवागमन पे रोक लगा दी। इन प्रतिबंधों के कारण जब सूखा जब पड़ता था तो उनके कठिनाइयाँ बढ़ जाती थी। उनके जो सामाजिक संबंध है, उनकी जीवन शैली है, उसमें भी बड़े बदलाव आए। तो और यहाँ पे देखिए चित्र में बता रखा है यहाँ पे ये कि ये पहले मसाई जो है वो खेती को जो प्रकृति के विरुद्ध मानते थे कि एक्चुअल चरवाहा समुदाय था, वो जो घास उगती थी वो पशुपालन पे निर्भर थे, वो चराते थे, तो वो खेती सही नहीं मानते थे। लेकिन बदली परिस्थितियों के कारण उन्हें मक्का, चावल, आलू और पत्ता गोभी जैसे भारी खाद्य पदार्थों पे निर्भर रहना पड़ा। ये अफ्रीका की मुख्य फसलें नहीं हैं, नेचुरली नहीं होती हैं, ये बाहर से लाई गई और धीरे धीरे ये उनके खाद्य उसका वो उनके फूड का हिस्सा बन गई। तो अब मसाई के बारे में हम जो समुदाय उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे ढंग से कि चरागाहों का हुआ क्या। देखिए जो औपनिवेशिक शासन आया तो मसाई लैंड के जो है केन्या से उत्तरी तंजानिया तक फैला हुआ था। तो 1885 में क्या करा, जो ब्रिटेन और जर्मनी थे उन्होंने इसे 2 भागों में बांट दिया। तो फिर जो यूरोपीय बसावट है खेती और अन्य औपनिवेशिक कार्यों के लिए मसाई समुदाय की जो लगभग 60% भूमि छीन ली गई। उन्हें कम वर्षा और ख़राब चरागाह वाले क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। यानी जो अच्छा इलाका था, देखिए वो पहले से शुष्क इलाके में रह रहे थे, उसमें भी उनका जो अच्छा इलाका था वो उन अंग्रेज़ों ने छीन लिया। जो ये यूरोपियन जो ताकतें थी, ब्रिटेन था, जर्मनी था, उन्होंने छीन लिया और उन्हें उस जो 60% भूमि छीन ली और उसमें जो सबसे बंजर भूमि थी उसमें उनको वहाँ सीमित कर दिया। उनको जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो किसानों को खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करा, जिससे जो अनेक जो चारागाह हैं, देखिए खेती का विस्तार होगा वैसे वैसे चारागाहों जो ये हैं उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तो जो अनेक चारागाह हैं वो खेती की भूमि में बदल दिए गए। फिर जो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने लगे। तो देखिए जो मसाई मारा है या सांबुरू नेशनल पार्क है या फिर जो तंजानिया में जो सेरेंगेटी पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। तो ये जो ये राष्ट्रीय उद्यान बनाने का क्या मतलब होता है कि आपने संरक्षित कर दिया वो एरिया। तो इस क्षेत्र में जो पशुपालकों का प्रवेश है, पशु चराने और शिकार करने, जो उनकी परंपरागत जीवन शैली थी, वो जो काम करते थे उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। चारागाह जो जल और चारागाह की कमी, चारागाह और जल स्रोतों के छिन जाने से पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो गई। लगातार सूखे और कम भोजन के कारण जो पशु हैं कमज़ोर होने लगे और उनकी संख्या घटने लगी। और जो अन्य जो ये देखिए यहाँ पे ये बता रखा है कि जो ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, इसका 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल जो है मसाइयों के चारागाहों पे कब्जा करके बनाया गया था। और ये मसाई जो शब्द है इसका मतलब होता है माँ शब्द से निकला है। इसका मतलब होता है मेरे लोग। मुख्य रूप से घुमंतू और चरवाहा समुदाय होता है, दूध और मांस पर आश्रित होता है और अर्धशुष्क विषुववृत्तीय इलाके में रहते हैं जहाँ पे सूखा पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो अन्य समुदाय बता रखा है कि वो जो नामीबिया के जो काउके लैंड के जो पशुपालक हैं उनकी आवाजाही भी सीमा
सीमा बना दी गई लैंड, मतलब अलग अलग देशों की। तो उनसे उनकी जो ये स्वतंत्र आवाजाही करते थे ये जो पशुपालक हैं, तो इससे उन पर रोक लग गई। इससे उनका जो व्यापार है और पारंपरिक जीवन है वो प्रभावित हुआ। आवागमन पे देखिए नियंत्रण बना रखा गया। औपनिवेशिक सरकार ने पुलिस को पशुपालक की गतिविधियों पे निगरानी रखने और उन्हें यूरोपीय क्षेत्रों से प्रवेश में रोकने के निर्देश दिए। तो इससे चारागाहों की जो गुणवत्ता में गिरावट आई। सीमित भूमि पर क्या है, लगातार चराई होने से घास दोबारा उग नहीं पाती थी। इससे चारागाहों की गुणवत्ता खराब हुई और पशुओं के लिए जो चारे का जो स्थायी संकट एक उत्पन्न हो गया। देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है, सरहदें बंद हो गई। देखिए क्या हुआ कि जो है पहले अफ्रीका के जो पशुपालक हैं वो चारागाह की तलाश में दूर दूर तक स्वतंत्र रूप से घूमते रहते थे, लेकिन औपनिवेशिक शासन ने उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। मासाई सहित जो कई पशुपालक हैं वो उनको विशेष क्षेत्रों में रहने के लिए मजदूर कर दिया। एक एरिया स्पेसिफिक कर दिया कि भाई आप वहीं रह सकते हो। वे केवल उन्हीं सीमाओं के भीतर अपने पशु चरा सकते थे। आरक्षित क्षेत्र से बाहर जाने के लिए उन्हें विशेष परमिट आवश्यक था, जिसे प्राप्त करना कठिन था। नियम तोड़ने वाले को कठिन सजा दी जाती थी। पशुपालकों को जो ये यूरोपियन जो श्वेत लोग जो हैं उनके बाज़ारों में जाने और उनके स्थानों पे व्यापार करने से भी रोक लगाई गई। तो यूरोपीय जो शासक थे इन अफ्रीकी पशुपालकों को जंगली और ख़तरनाक मानते थे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं रखना चाहते थे। लेकिन फिर भी देखिए जो सड़कें हैं, नगर हैं और जो माइंस यानी खानों के निर्माण के लिए उन्हें सस्ती मजदूरी चाहिए होती थी, तो उन्हें स्थानीय श्रमिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत संबंध बनाए रखा। और नई सीमाओं और प्रतिबंध के कारण जो पशुपालक है उनका पारंपरिक जीवन देखिए बदल गया। उनका पशुपालन और व्यापार दोनों गतिविधियां प्रभावित हुई और उनके जो आय के जो साधन हैं वो सीमित हुए। नेक्स्ट टॉपिक है जब चारागाह सूख जाते हैं, व्हेन पास्चर ड्राई। देखिए जब वर्षा न होने पे जब चारागाह सूख जाते हैं, जिससे पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है और वो भूख से मरने लगते हैं, तो जो पहले पशुपालक क्या करते थे, सूखे के समय वे अपने पशुओं को हरे भरे चारागाहों की ओर ले जाते थे, इसलिए वे संकट से बच जाते थे। अब क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन ने मसाई समुदाय को आरक्षित क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। उन्हें नए चारागाहों की खोज में जाने से रोक दिया गया। तो अच्छे चारागाहों तक अब नहीं पहुंच पाने के कारण सूखे के दौरान बड़ी संख्या में उनके जो पशु हैं वो भूख और बीमारियों से मरने लग गए। केवल ऐसा कहा जाता है केवल जो 2 वर्ष हैं 1933 से 34 के भीषण सूखे में जो मसाई रिजर्व के आधे से अधिक जो मवेशी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चारागाहों के घटने, बार बार जो सूखा पड़ रहा था, उससे पशुपालक हैं उनके पशुओं की संख्या लगातार कम होती गई, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान जो मसाई समाज है वो उसके जो पशुपालक थे उन पे सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोग लाभ में रहे, जबकि जो गरीब पशुपालक थे उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। तो देखिए जो मसाई समुदाय है वो पारंपरिक रूप से 2 वर्गों में बटा था। बुजुर्ग एल्डर्स थे और योद्धा वॉरियर्स थे। तो जो बुजुर्ग लोग थे वो समुदाय के नेता थे, वो निर्णय लेते थे और विवाद सुलझाते थे। योद्धा वॉरियर्स जो यंग लोग होते थे वो होते थे समुदाय की रक्षा करते थे, युद्ध लड़ते थे और पशुओं की सुरक्षा करते थे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या बदलाव आया, अंग्रेज़ों ने अपने जो चुने हुए मुखिया जो हैं, चीफ हैं, उन्हें नियुक्त कर दिया और पशु लूट यानी जो वो दूसरे कबीलों से जो पशु लूटते थे उस पर रोक और युद्ध पर रोक लगा दी। इससे जो बुजुर्ग जो नियुक्त और योद्धाओं की जो पारंपरिक शक्ति है वो कमज़ोर हो गई। सरकारी जो मुखिया जो ब्रिटिश लोगों ने जो अंग्रेज़ों ने खुद ने जो चीफ नियुक्त करे हैं उनको एक नियमित आय मिलने लगी, तो उनसे अधिक पशु और भूमि उन्होंने खरीद ली, व्यापार करने लगे, गरीबों को ऋण देके और अधिक उन्होंने संपत्ति अर्जित कर दी। लेकिन जो लोग केवल पालन पर निर्भर थे वे सूखा और अकाल पड़ने पर अपने अधिकांश पशु खो बैठते थे। जीविका के लिए उन्हें शहरों में मजदूरी, सड़क निर्माण, भवन निर्माण या लकड़ी का कोयला बनाने जैसे काम करने पड़ते थे। तो इससे जो मसाई समाज में देखिए 2 बड़े बदलाव आए। पहले तो जो बुजुर्ग और योद्धाओं के बीच में जो उनका पारंपरिक अंतर हुआ करता था वो अब कमज़ोर पड़ गया, और जो अमीर और जो गरीब पशुपालक हैं उनके बीच में जो आर्थिक असमानता है, जो खाई है अमीर और गरीबी की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ये बता रखा है। निष्कर्ष पूरे देखिए इसका क्या है, पूरे चैप्टर का हमने चाहे भारत के चरवाही समुदाय के बारे में पढ़ा, चाहे हमने यहाँ पे अफ्रीका के मसाई समुदाय के बारे में पढ़ा, या नामीबिया के काओ के लैंड के पशुपालकों के बारे में पढ़ा। देखिए जो आधुनिक समय है उसके कानून, सीमाएं और औपनिवेशिक जो नीतियाँ हैं उन्होंने विश्व भर के पशुपालकों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। चारागाहों की जो कमी हुई और आवागमन पर जो प्रतिबंध लगाया गया, इससे लिए जो पशुओं के लिए चारे का संकट बढ़ गया। लगातार चराई से जो सीमित जो
चारागाह कर दिए थे, उन पे जब जैसे जैसे लगातार चराई करी, इससे चारागाहों की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो गई। सूखे के समय जो पशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु होने लगी, जिससे पशुपालकों की आजीविका प्रभावित हुई। लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पशुपालकों ने नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाले रखा है। उन्होंने अपने मार्ग बदले, पशुओं की संख्या कम करी, नए चारागाह खोजे और अन्य आय के साधन अपना के उन्होंने अपने आप को सस्टेन करने का प्रयास करा है। उन्होंने सरकार से राहत, सहायता, चराई के अधिकार, जंगल और जल संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी की मांग की है। आज पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो पशुपालन है वो शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली है। ये यहाँ पे पूरे चैप्टर में बताया गया है। थैंक यू।